केमिस्ट्री क्लासरूम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज कैटालिसिस। दिस इज कैटालिसिस। ओके, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम कैटलिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, हाउ इट वर्क्स। जस्ट एक आपको रिवीजन दूंगी मैं। ये मेरे सामने दो इक्वेशंस लिखी हैं। पोटेशियम क्लोरेट when it is heated at a temperature 653 to 873, it gives KCl and oxygen. Okay, but the same reaction, when this reaction is carried out in the presence of manganese dioxide MnO2, तो टेम्परेचर हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता। आप जरा इसकी हाईएस्ट रेंज देखिए, इट इज इवन लोएस्ट देन द लोअर रेंज ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ये 633 तक के टेम्परेचर पे हो जाएगा, लेकिन विदाउट MnO2 ये रिएक्शन 653 से लेके 873 केल्विन के बीच में टेम्परेचर होगा, तभी कैरी ऑन होगी। राइट, स्ट्रेंज कि अगर हम एक छोटा सा फॉरेन मटेरियल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जा रहा है। इट इज इवन रिक्वायरिंग लो टेम्परेचर पे भी हो जा रहा है ना। तो ये जो फॉरेन मटेरियल है, ये जो हमने MnO2 यहां पे ऐड किया, दिस इज नोन एज कैटलिस्ट। एंड दिस टर्म कैटलिस्ट, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट Berzelius. He used this term for the first time that by the addition of a foreign material we can increase rate of chemical reaction. So he gave this word in 1835. आप बर्जीलियस हाइपोथेसिस पढ़ते हैं +1 के अंदर। ओके, उसने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था। देन ही केम टू पुट ऑन हिज जो भी थीसिस थे दैट दिस इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी वो लो पे भी हो गई। जस्ट एक रिवीजन दूंगी मैं, आपको याद होगा। अब कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, this is energy of reactants, this is energy of products, and this is threshold energy. ये एनर्जी चाहिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। राइट, ओके, नाउ दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन। इधर हमने एनर्जी ली है और इधर हम देख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखिए, ये हुई विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये ई थ्रेशोल्ड विदाउट कैटलिस्ट। अभी हमने कैटलिस्ट नहीं डाला। ये ई एक्टिवेशन अगेन इट इज, चलो मैं इसको इधर ही जोड़ देती हूं, ये दोनों ही विदाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या करता है? नागविंत्रु वाला विजिट याद है ना? ओके, वहीं पे चलते हैं फिर से। तो यहां से कैटलिस्ट आया। कैटलिस्ट ने क्या किया? एक रिएक्टेंट का हाथ पकड़ा और उसको शॉर्टकट रास्ते से ले जाके प्रोडक्ट बना दिया, है ना। अब देखो, ये एक नई थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई। मैं इसको डॉट से ही बना रही हूं। अब ये जो डॉट वाली है, दिस इज ई थ्रेशोल्ड विद कैटलिस्ट। इसको मैं डैश लगा देती हूं, विद कैटलिस्ट। ठीक है, ओके, अरे वाह, एक और एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, डैश, है ना। नाउ दिस ई एक्टिवेशन, दिस इज विद कैटलिस्ट। तो आप देखिए, अब ये लो टेम्परेचर पे क्यों हो गई? क्योंकि पहले उसको बैरियर क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, इसलिए टेम्परेचर हाई था। अब उसको बैरियर क्रॉस करने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, इसलिए टेम्परेचर लो है। तो कैटलिस्ट करेगा क्या? इस रिएक्टेंट के साथ बाइंड करेगा लो टेम्परेचर के ऊपर और उसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रास्ता बताएगा, विच इज हैविंग लो
एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब आप एक चीज देखिए, जो कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैटलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको ना इधर से दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहली बात, इट इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन। ओके, डन। ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, रिएक्शन जल्दी हो जाती है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज किया? नहीं। डज नॉट ऑल्टर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और आपको पता है डेल्टा एच किसके बराबर होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जब उसने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी को ऑल्टर नहीं किया, तो क्या रिएक्शन की डेल्टा एच चेंज करेगा, एंथैल्पी चेंज करेगा? नहीं करेगा। डज नॉट ऑल्टर ई आर और ई पी, डज नॉट चेंज डेल्टा एच और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की एंथैल्पी को भी चेंज नहीं करेगा। ये सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करवा देगा, तेज करवा देगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस लोकेशन से स्टार्ट किया और जिस लोकेशन के ऊपर जो भी हमारा ट्रैकिंग एरिया है, जिस भी हम टेंपल के लिए जा रहे थे, वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स हैं। कैटलिस्ट सिर्फ एक शॉर्टकट दे रहा है हमें, शॉर्टकट से लेके जा रहा है जहां एनर्जी कम लगेगी। ओके, डज नॉट चेंज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। और एक बात, डज नॉट ऑल्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जिन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता। रीजन देखो, अगर आगे जाने के टाइम उसने ई एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी, तो वापस आने वाली ई एक्टिवेशन पहले कितनी थी? देखो जरा, पहले इतनी थी, अब कितनी होगी? इतनी, है ना? तो जितनी उसने इधर को चेंज करेगा, उतनी वापसी पे भी चेंज आएगी। तो इक्विलिब्रियम जल्दी जरूर आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर कैटलिस्ट कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता। क्लियर? ओके, अब देखिए, अब ये जो कैटालिसिस है ना, ये दो तरह की होती है। कैटालिसिस एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। नाउ एज द नेम इंडिकेट्स, अगर तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, इफ इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, it is called positive catalysis. And if it decreases rate of reaction, it is called negative catalysis. Right? Okay. ये एक इसकी क्लासिफिकेशन है। एक्शन ऑफ जो भी कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है, आपने इस डायग्राम के अंदर देख लिया होगा। बेटा, आप लोगों के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आप डायग्राम बना के ही कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि ये फॉरवर्ड की है ना एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बैकवर्ड की। दिस इज फॉर फॉरवर्ड, दिस इज फॉर ई एक्टिवेशन बैकवर्ड, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, एंड ई एक्टिवेशन बैकवर्ड विद कैटलिस्ट। ये मैंने डैश लगा दी। तो वो बोलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो जूल कम हो गई। मींस ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस इज 10 किलो जूल, ये लो आ गई। तो बताओ, फॉरवर्ड में जाने के लिए 10 किलो जूल लो आ गई, तो बैकवर्ड के लिए कितना फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा। ये चीज दोनों साइड से कट गई, ये पीक दोनों से ही हट गई। तो ये चीज क्लियर तब होगी जब आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये पहले इतनी थी, अब 10 किलो जूल हट के वो इतनी रह गई। ओके, पहले वो इतनी थी, 10 कट गई तो इतनी रह गई। तो जितना स्पीड, जितना एक्टिवेशन एनर्जी से 10 किलो जूल डाउन आया जाने के टाइम, उतना ही वापसी पे भी तो डाउन है वो। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आई रिकमेंड कि आप डायग्राम बना के ही करें, गलती का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। ओके, अब जो हमारे पास मेन इसकी क्लासिफिकेशन है कैटालिसिस की, इट इज ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड
हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। अब आपको पता है होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट। सेम व्हाट, इसमें सेम क्या होगा? सेम होगा रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन same phase, right? And in case of heterogeneous, reactants and catalyst are in different phase, ठीक है? अब इसको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ओके, तो ये देखिए होमोजेनियस कैटालिसिस के मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट किए हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हम ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर SO2 से बनाते हैं SO3 एंड दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ NO। अब आप देखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही गैसियस हैं। ओजोन, ओजोन की डिकम्पोजिशन, दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, तो इट इज गैस, ऑक्सीजन गैस एंड 2O2 अगेन गैस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ NO। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, लिक्विड and it is carried out in the presence of acid. Acid is also aqueous. अब ये होमोजेनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म क्या रहता है? मान लो हमारे पास है A प्लस B और यहां हमने डाल दिया कैटलिस्ट C और प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास, ठीक है, लेट इट बी एनी प्रोडक्ट। तो प्रोसीजर क्या होता है? दोनों रिएक्टेंट्स में से पहले एक के साथ C कंबाइन किया कैटलिस्ट और ये बन गया AC। दूसरे फैक्टर के अंदर फिर ये AC जो है ये B को उसके सामने लेके आता है, दोनों आपस में मिलके प्रोडक्ट बना लेते हैं और कैटलिस्ट फ्री हो जाता है, अगेन रेडी टू कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल। चलो इसको मैं इधर किसी पे अप्लाई करती हूं, देखना जरा इस वाली इक्वेशन में। अब ये डायरेक्ट NO2 जो है वो डायरेक्ट इसके साथ नहीं जाएगा, ये दोनों डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे क्योंकि गैसियस है ना, तो इनको आपस में कंबाइन करवाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो सबसे पहले ये रहा कैटलिस्ट, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, राइट, एंड फॉर्म्स NO2। ये लीजिए NO2, ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। नाउ इन सेकेंड स्टेप व्हाट इट डज, NO2 कंबाइन करेगा SO2 के साथ। अब ये बन गया हमारे पास इंटरमीडिएट, ये बना इंटरमीडिएट, AC क्या है? इंटरमीडिएट। तो अब ये हमारे पास NO2 क्या बना? इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इंटरमीडिएट सामने आया SO2 के, ओके, एक ऑक्सीजन इसको शिफ्ट करी, ये क्या बन गया? SO3। ये सारे के सारे इनके साथ G लगा देना भाई, नहीं तो नाराज हो जाते हैं, जस्ट किडिंग। तो SO2 SO3 बन गया और ये लीजिए NO फिर से फ्री, दिस इज रीजेनरेटेड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट फिर से फ्री हो गया, दोबारा से ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और SO3 बनाता जाएगा, ठीक है बच्चे। अब एक NO2 ने इसके साथ किया तो दूसरा NO2 दूसरे SO2 के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? SO3 प्लस NO। देख लो शुरू में कितने NO यूज हुए थे? 2। रीजनरेट भी कितने हुए? 2। कैटलिस्ट कभी भी खुद कंज्यूम नहीं होता, तो यहां से निकलती है कैटलिस्ट की डेफिनेशन, इट इज अ सब्सटेंस एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर which increases the rate of reaction without itself undergoing any change or without get consumed, ठीक है। Catalyst is a substance
added foreign substance added to the reaction mixture which increases rate of reaction without consumed itself or without undergoing any change itself. खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा. ठीक है, तो ये थी होमोजेनियस कैटालिसिस और ये था उसका मैकेनिज्म कि जो भी कैटलिस्ट है इट विल कंबाइन विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म इंटरमीडिएट एंड दैट इंटरमीडिएट इट विल रिएक्ट बाइंड विद द नेक्स्ट जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा. तो अब जिसमें इंटरमीडिएट इसके साथ कंबाइन करेगा ना, ये स्टेप हमेशा फास्ट होगा और ये वाला स्लो होगा. जिसमें वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा दैट इज स्लो. जैसे ही फिर वो बना उसके बाद वाला सारे के सारे स्टेप क्या है, फास्ट. ओके, अब होमोजेनियस कैटालिसिस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. ओके, चलिए अब बात करते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के बारे में. राइट, तो सबसे पहले देखिए ये रिएक्शन आप कहां देखते हो, Haber's process, manufacturing of ammonia, nitrogen, hydrogen in the presence of iron is solid और ये बन गया ammonia. तो reactants are in gaseous phase and catalyst is solid. Okay, next oxidation of ammonia. ठीक है, this is Ostwald's process, manufacturing of nitric acid है ना, उसमें करते हैं हम ये. तो अमोनिया इट इज गैशियस, ऑक्सीजन गैशियस, NO गैशियस, वाटर वेपर गैशियस, लेकिन प्लैटिनम क्या है, सॉलिड. देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इन फूड इंडस्ट्री वेयर वी आर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, डालडा घी. ठीक है, तो सॉलिड फैट, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. ये दोनों, ये लिक्विड, ये गैस और ये सॉलिड. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस जिसके अंदर तीनों फेज एक साथ है. देन दिस इज ऑक्सीडेशन चैम्बर ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, SO2 गैशियस, ऑक्सीजन गैशियस, SO3 गैशियस, and this reaction is carried out in the presence of platinum or vanadium pentoxide which is solid in nature. तो ये एग्जाम्पल्स हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की. ओके, नाउ इसका मैकेनिज्म देखिए. मैकेनिज्म के अंदर हाइड्रोजनेशन के और भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको हर बार बताती रहती हूं. इथीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम और ये बन जाता है इथेन. गैस सॉलिड. राइट, ओके. अब इसका जो मैकेनिज्म है वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म. इट इज बेस्ड अपॉन एड्सॉर्प्शन थ्योरी. थ्योरीज बहुत सारी हैं बट इट इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन थ्योरी. इस एड्सॉर्प्शन थ्योरी के टोटल 5 पॉइंट्स हैं. ठीक है, मैं स्मॉल करके यहां पे आपको बताती हूं. तो सबसे पहले रहता है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स. सबसे पहले क्या होगा, कोई भी डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट के सरफेस की तरफ जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट अट्रैक्ट. अब मैं एड्सॉर्बेंट नहीं लिखूंगी, आई विल राइट कैटलिस्ट. ओके, डिफ्यूजन हो गया. डिफ्यूजन होने के बाद
दे विल गेट एड्सॉर्ब, पहले आए, नाउ एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, adsorption of reactant molecules on the surface of catalyst. Okay, पहले diffusion, then there is adsorption. Okay, अब adsorption हो गई तो उसके बाद क्या होगा? Occurrence of chemical reaction on the सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन हो गई. ओके, फिर क्या होगा? डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. जैसे ही प्रोडक्ट बन गया, केमिकल रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट बन गया. नाउ डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एंड अगेन देयर विल बी डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, यहां पे होगी अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन occurrence of chemical reaction on the surface of catalyst. किसके थ्रू? थ्रू अ इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट जरूर बनता है, ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, अब ये 5 स्टेप. अब देखना, मैं पहले एग्जांपल ले लेती हूं. लेट इट बी A प्लस बी और मुझे प्रोडक्ट चाहिए AB. ठीक है, ओके. ये मेरे पास कोई गैस का सरफेस है. अब सारे स्टेप देखना. ये कोई गैस का सरफेस है और ये इसके बाहर वाले मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो सेटल्ड हैं प्रॉपर, हर तरफ से वो प्रॉपर फोर्स लग रही है, इसी के अनबैलेंस्ड फोर्सेस है. तो सबसे पहले ये देखिए, ए आ गया, बी आ गया. फर्स्ट स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. आ गए इसके पास, ए भी आ गया और बी भी आ गया. ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? दे विल गेट एड्सॉर्ब. ओके, अगेन अब मैं सिर्फ यही लेयर बनाऊंगी ऊपर वाली. ये आके ए और बी, अभी पहले कौन सी इसमें आती है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एड्सॉर्ब हो गए, तो दिस इज स्टेप सेकेंड. एड्सॉर्प्शन हो गया, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, एड्सॉर्प्शन होगी. थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है? इनके बीच में अब केमिकल रिएक्शन होगा. ठीक है, ये ऐसे जुड़े ना आपस में. अब ए और बी दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो यहां पे हो गई केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन और क्या बन गया? प्रोडक्ट. फोर्थ स्टेप, अब ए और बी, अब इधर से जाने वाला कौन होगा? ए बी. आने वाला कौन था? ए अलग था, बी अलग था, लेकिन वापस जाने वाला कौन है? प्रोडक्ट. ठीक है, अभी ये जस्ट सरफेस को इन्होंने छोड़ा है, ए बी, प्रोडक्ट. तो क्या हो गई? डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट. अब डिसॉर्प्शन हुई प्रोडक्ट की, एड्सॉर्प्शन हुई थी रिएक्टेंट की. एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन कैटलिस्ट सरफेस. अब चला जाएगा ये. अब ए और बी प्रोडक्ट बनके डिफ्यूजन हो गया और फिर से हमारे पास एक्टिव साइट्स फ्री हैं. डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. तो इस तरीके से हेट्रोजेनियस कैटालिसिस जो होती है दैट टेक्स प्लेस. तो देखो, पांचों के पांचों स्टेप जो आपने ऐसे लिखे थे, इस तरीके से ये जुड़ते हैं आपस में. ठीक है,
तो ये तो मैंने ए और बी को आपको कंबाइन करके बताया। अब मैं इथीन वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। सेम यही चीज हम इथीन के एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो मेरे पास केमिकल रिएक्शन है इथीन प्लस H2, this is gaseous. In the presence of platinum, it will form ethane, also in gaseous phase. Okay. अब मैं स्टेप 1 2 3 ही लिखूंगी। ये रहा फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर यहां पे आया इथीन, यहां पे आया हाइड्रोजन। दे आर जस्ट कमिंग टूवर्ड्स द कैटलिस्ट। अभी सरफेस के नजदीक नहीं पहुंचे हैं। तो दिस इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, कैटलिस्ट, प्लेटिनम, रिएक्टेंट्स टू द surface of catalyst. Step 1. Second, okay, now ये मॉलिक्यूल CH2 फिजिकल एब्जॉर्प्शन के साथ आपस में जुड़ गए। ये रहा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, चलो मैं ऐसे बना लूं इसको, ये भी फिजिकली एब्जॉर्ब हो गए अलग अलग। ठीक है, नाउ दिस इज adsorption. Step 2, adsorption of reactants on the surface of catalyst. Right. Up third step, this was second, okay. In the third step, what is going to happen? There will be chemical reaction. ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसे? पहले इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ऐड होगी, फिर दूसरी इसमें ऐड होगी, तो इट विल फॉर्म H H H, सिंगल बॉन्ड H H, और इधर भी एक और H आके जुड़ जाता है इसके साथ। ठीक है, तो अब इसको बनना है इथेन, तो वी विल गेट या इसको मैं ऐसे बनाती हूं, ठीक है, और अब एक हाइड्रोजन बचा है, ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हो गई केमिकल रिएक्शन, थर्ड स्टेप, केमिकल रिएक्शन विथ फॉर्मेशन ऑफ intermediate, chemical reaction to form product with formation of intermediate। तो आप देखिए लेफ्ट वाली साइड पे इंटरमीडिएट है और एक हाइड्रोजन बची है, वो इसके साथ जुड़ने वाली है। ठीक है, अब अगले स्टेप के अंदर अब बन गया CH3 CH3, और उसने देखो मॉलिक्यूल से हट गया, वो सरफेस से बॉन्ड हट गया, क्योंकि कार्बन की सारी वैलेंसीज पूरी हो गई, यहां पूरी नहीं है, अभी ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, और इधर एक हाइड्रोजन भी है जो इसके साथ लगेगी। ठीक है, तो ये बन गया डिसॉर्प्शन, स्टेप नंबर 4, सरफेस छोड़ दिया, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एंड लास्टली ये सरफेस फिर से खाली, दिस इज कैटलिस्ट, प्लैटिनम, और ये रहा इथेन। अब ये डिफ्यूजन of product from
surface of catalyst, right? Yes, it is visible, quite visible from here. तो ये हो गई heterogeneous catalysis की mechanism and it is based upon purely theory of adsorption, right? अच्छा, अब ना एक दो टर्म्स हैं जो मैंने नोट करके रखी थी आप लोगों के लिए. यस, एक होता है ऑटो कैटालिसिस. ठीक है, ऑटो कैटालिसिस. तो ऑटो कैटालिसिस मींस रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट. ऑटो कैटालिसिस. तो ऑटो कैटालिसिस में वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट. प्रोडक्ट में से ही एक मेंबर ऐसा होगा, इट विल एक्ट एज रिएक्टेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट एंड सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट? क्या मतलब है इसका? देखिए, activity means tendency of a catalyst to increase the rate of chemical reaction, that is called activity. कि कोई कैटलिस्ट कितना एक्टिव है. और कुछ एक रिएक्शंस ऐसी हैं that catalyst can increase rate of reaction by 10 raised to power 11 times C. थोड़ा सा अमाउंट, और आपको पता है कैटलिस्ट हमेशा स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होता है. इट कैन इंक्रीज rate of reaction up to 10 raised to power 11 times as compared to uncatalyzed reaction. अगर आप periodic table में देखें तो हमारे पास ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11. अब जरा ग्रुप 5 कौन सा है देखिए. ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5. ग्रुप 1 में हमारे पास आ गया S ब्लॉक 1, S ब्लॉक 2. अब यहां पे आया D ब्लॉक. 3 से D ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. D1, D2, D3, D4, D5, D6. तो D1 में D2, D3, D3 से लेकर 6, D7, D8, D9, D11, D12. जो D12 है ना, ये आ जाता है हमारे पास जिंक वाला कॉलम, जिसमें D10 हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन. तो यहां पे हमारे पास ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 तक मींस दो इसमें से S के निकाल दीजिए. तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 8, 9 एंड 10. तो ये रहा ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. क्योंकि इसके आगे P ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम 13 to 18. ठीक है, periodic टेबल पता है आप लोगों को सबको. तो S के दो ग्रुप है 1 and 2. 18 ग्रुप है ना सारे के सारे. तो D के हिस्से में ये आए. तो 5 से लेके 11 तक दे आर द कैटलिस्ट. और उसमें स्पेशली 7, 8 और 9 ये वाले ग्रुप के बेस्ट कैटलिस्ट है. 5 से 11 तक एज अ कैटलिस्ट ये मेटल्स यूज होती है नीचे तक. चारों के चारों इसके जो पीरियड्स हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा 7, 8 और 9th ग्रुप के जो मेटल्स हैं हमारे पास, वो इसके अंदर ज्यादा यूज होती हैं. और अगर आपको याद हो D5 के अंदर यहाँ पे है मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर. ठीक है, ऐसे नीचे को चलते जाएंगे. इसी में प्लेटिनम आएगा, निकल के अंदर ही प्लेटिनम है, प्लेडियम है. ये सारी की सारी एक्टिव मेटल्स. तो फ्रेंकली स्पीकिंग D block metals are the best catalyst. They are used as catalysts. अब दूसरी साइड है मेरे पास selectivity. Catalysts are selective in nature. Activity means they can increase the rate of reaction. In general term, increase करते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, reactant same, लेकिन आप अलग अलग कैटलिस्ट यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिविटी. देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दिस इज वाटर गैस. अगर आप इसको निकल की प्रेजेंस में कैटलाइज करते हैं, इट गिव्स मीथेन गैस.
दिस मेथड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीथेन। अगर आप कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड यूज करते हैं, इट विल गिव मीथेनॉल, एल्कोहल, ये देता है एल्कोहल। सेम रिएक्टेंट, इफ यू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इट विल गिव मीथेनॉल, और इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप देखिए, now this is the meaning of selectivity of a catalyst. This and this, these catalysts are selective in nature. It can give methane, it can give methanol, and it can give methanol. This is the meaning of activity and selectivity. Okay. Then inhibitors. ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। इनहिबिटर्स और पॉइजन्स हम इनको बोलते हैं। दे रिड्यूस, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट एंड नॉन एज इनहिबिटर्स। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसीजर ऑफ कैटालिसिस थ्रू दिस एनिमेशन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कैटालिसिस के बारे में। अभी देखो आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन आप देख पा रहे हो। पोटेशियम क्लोरेट एट अ टेम्परेचर 653 to 873 इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू KCl एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो जरा साइड में देखो, पोटेशियम क्लोरेट इट इज़ हैविंग येलो कलर, पोटेशियम क्लोराइड पिंक कलर, ऑक्सीजन इज़ ऑफ ग्रीन, और अब हमने इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दिया। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट हो गया, और मैंने आपको समझाया था कि टेम्परेचर की जो रेंज है 473 से लेके 633, इट इज़ इवन लेस देन जो हमारे पास विदाउट कैटलिस्ट थी उसकी लोअर रेंज से भी कम है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस। ठीक है, कम टेम्परेचर के ऊपर भी अब ये केमिकल रिएक्शन आसानी से हो जा रही है। देखिए लेफ्ट में किस तरीके से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में KCl बन रहा है और ऑक्सीजन गैस जो है वो साइड में इकट्ठी होती जा रही है। तो जो कैटलिस्ट है ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो इट वाज गिवन बाय, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय बर्जीलियस एंड ही नेम्ड दिस फॉरेन मटेरियल एज कैटलिस्ट which was used to increase, to accelerate the rate of reaction. MnO2 ऐड किया तो KClO3 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन का वो फास्ट हो गया। तो अ कैटलिस्ट is a substance that alters the speed of a chemical reaction without itself being consumed in the process. This phenomena is known as catalysis. Catalyst खुद consume नहीं होता। एक और रिएक्शन देखिए, this is Haber's process, that is manufacturing of ammonia, nitrogen plus hydrogen in the presence of iron. यहाँ पे आयरन है कैटलिस्ट और उसके साथ थोड़ा सा मोलिब्डेनम है। ये आयरन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं प्रोमोटर्स, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। दे आर कॉल्ड कैटालिटिक प्रोमोटर्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, नोट करके रखना अपनी कॉपी में सबने। तो एग्जाम्पल के लिए आप मोलिब्डेनम दे सकते हो, राइट। तो व्हाट अ प्रोमोटर डज, प्रोमोटर क्या काम करता है। देखिए प्रोमोटर कैटलिस्ट के ऊपर फ्री वैकेंसीज बना दी उसने और ज़्यादा एक्टिव साइट्स बना दी। साइट्स तो पहले से भी थी, लेकिन प्रोमोटर जो है वो रिएक्टेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। डायरेक्ट वहीं पे रिएक्टेंट्स आएंगे, आपस में जुड़ेंगे और देखो प्रोडक्ट बन के उड़ते जा रहे हैं। रिएक्टेंट A और B आपस में जुड़ गए और ये देखो प्रोडक्ट बन के उड़ते जा रहे हैं। ओके, फिर कैटालिटिक पॉइजन्स होते हैं, मींस जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, जैसे क्यूनोलिन, राइट। फिर हमारे पास है सल्फर, आर्सेनिक, और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं। ये कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। जरा यहाँ देखिए, एल्काइन प्लस हाइड्रोजन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ठीक है, दिस इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो ये बनती है एल्कीन, किसकी प्रेजेंस में, क्यूनोलिन और लेड एसीटेट की प्रेजेंस में। अगर हम इसको नहीं डालेंगे ना तो रिएक्शन जो है वो एल्केन तक चली जाएगी। तो एल्कीन से एल्कीन तक ही अगर रिएक्शन को रोकना है तो
पॉइजन का यूज़ किया। तो बेसिकली कैटालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में। होमोजीनियस कैटालिसिस मीन्स जिसके अंदर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट बोथ आर इन द सेम फेज, एक ही फेज में होंगे तो उन्हें हम बोल देते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। तो यहाँ देखो, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म SO3। तो SO2 प्लस O2 ये दोनों ही रिएक्टेंट्स हैं, गैशियस फेज। और देखो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास जो इसका कैटलिस्ट है दैट इज ऑल्सो इन गैशियस फेज एंड इट इज फॉर्मिंग SO3। हमें प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में ही बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट को देखना है। अब यहाँ देखो, सुक्रोज पानी में घोली एक्वस प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बन जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो सारे के सारे किस फेज में हैं? लिक्विड में, ठीक है, सब के सब सॉल्यूशन फेज में है। तो दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस कैटालिसिस, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। ओके, अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में। एज द नेम इंडिकेट्स, तो इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट दे आर इन डिफरेंट फेज। नाइट्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, बोथ आर इन गैशियस फेज। और अभी आप देखिए आयरन, दिस इज इन सॉलिड फेज। तो दोनों फेज अलग हो गए, दैट इज व्हाई इट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ऐसे बहुत से रिएक्शंस हैं, अपने लेक्चर के अंदर हमने इनके बारे में बात की थी। तो आयरन यहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है बिकॉज इट्स फेज इज डिफरेंट फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बोथ द रिएक्टेंट्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और वो बन जाता है वेजिटेबल घी। मतलब तेल से हमने सॉलिड वाला घी बना दिया एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल इज लिक्विड, हाइड्रोजन इज गैशियस एंड कैटलिस्ट इट इज सॉलिड। तो तीनों ही अलग अलग हैं। तो दिस इज an example of heterogeneous catalysis. Oil is liquid, hydrogen is in gaseous phase and solid is in nickel is in solid phase, and this is heterogeneous catalyst. Nickel here it is acting as heterogeneous catalyst. अब कैटालिसिस के लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं? ठीक है, थ्योरीज फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस में आपने देखा था कि एक रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट जो है एक रिएक्टेंट से कंबाइन करके फिर उसको प्रोडक्ट तक लेके जाता है। तो इसके लिए तीन थ्योरीज हैं, ओल्ड एड्सॉर्प्शन, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। तो पहले हम देखते हैं ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती थी? अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट है ए और बी, कैटलिस्ट के ऊपर आए, एक्टिव साइट्स के ऊपर, ठीक है, एक एड्सॉर्ब हुआ, दो और एड्सॉर्ब हुए और एड्सॉर्ब हुए। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, बस सिंपल। पहले यही बोला जाता था, जितनी ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट होगा। ठीक, जितने रिएक्टेंट्स उसके ऊपर एड्सॉर्ब होते जाएंगे। एक्चुअली हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के अंदर जो मेटल्स हैं दे एक्ट एज वर्किंग टेबल्स एंड यू नो दैट दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो भी रिएक्टेंट्स आएंगे इसके पास दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। अब देखिए दूसरी थ्योरी, दूसरी कहती है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, कि जब मेटल सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट्स आके सेटल होंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इस तरीके से कैटलिस्ट और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। इंटरमीडिएट कंपाउंड में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं और फिर ये प्रोडक्ट बनके सरफेस को छोड़कर चला जाता है और कैटलिस्ट फिर से फ्री हो जाता है टू रिसीव न्यू रिएक्टेंट्स। अब जरा रिमाइंड कीजिए,
कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन इज लेस देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। देख लीजिए आप, EA1 अनकैटलाइज्ड, EA2 कैटलाइज्ड, तो वो कम है। अब जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है कहाँ बनता है? पीक पे, एनर्जी बैरियर की जो बिल्कुल हाईएस्ट पीक है वहां बनता है, और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो विद कैटलिस्ट देखो इंटरमीडिएट कंपाउंड की एनर्जी कम है और विदाउट कैटलिस्ट एनर्जी ज्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इंक्रीज कर जाता है क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी वो डाउन ले आता है। ठीक है, तो बेसिकली फिर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स हैं प्लस कैटलिस्ट। तो पहले क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी वाला पूरे का पूरा यहाँ पे इन्होंने यूज किया है कॉन्सेप्ट। अब जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है वो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ लेती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी एंड द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो इसके हिसाब से क्या होगा, पहले एड्सॉर्प्शन होगी, क्योंकि पहली थ्योरी सिर्फ बोलती थी जितनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगी फ्री वैलेंसीज के बीच में, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड और उसके बाद में प्रोडक्ट बनेगा। एंड यस, इट कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दूर दूर थे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। दूसरे स्टेप में एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये देखिए अब ये एड्सॉर्ब हो गए, अभी बॉन्ड नहीं बना पूरी तरह से, जस्ट एड्सॉर्ब हुए हैं, फिजिकली एड्सॉर्ब हुए हैं। नाउ थर्ड स्टेप, occurrence of chemical reaction on the catalyst surface through the formation of an intermediate। ये सारी चीजें आप हमारे लेक्चर में देख चुके हैं, किस तरीके से पहले उनके बीच में इंटरमीडिएट फेज आता है, देन अब प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट वहां से सरफेस को छोड़ देगा, डीसऑर्प्शन हो गई, इट जस्ट लेफ्ट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। एंड लास्ट स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद जस्ट वहां से डिसऑर्प्शन हुई एंड नाउ दिस इज डिफ्यूजन, सरफेस छोड़कर वो चला गया। तो इस तरीके से इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके हिसाब से ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन एज द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड इन द रिएक्शन, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन the mass and the chemical composition of the catalyst remains unchanged। कैटलिस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना तो ये कंज्यूम होता है ना इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब मॉडर्न एटॉमिक जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, ये बस कैटालिटिक पॉइजनिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ऐसा क्यों हो जाता है। अब हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के अंदर हम यूज कर रहे हैं, जैसे आयरन यूज किया, निकल यूज किया, ठीक है, हेबर्स प्रोसेस के अंदर। अब हमारे पास जो सॉलिड कैटलिस्ट हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, दे मे बी मेटल्स, दे मे बी मेटल ऑक्साइड्स जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दे मे बी मेटल सल्फाइड्स, दे मे बी क्लेज जैसे एल्यूमिना सिलिकेट्स। कैटलिस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओके। अब या तो ये कंपाउंड्स होंगे क्रिस्टलाइन, या होंगे माइक्रोक्रिस्टलाइन वेरी स्मॉल इन साइज, या क्या होंगे अमॉर्फस। अब सॉलिड कैटलिस्ट के और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। एज यू पीपल नो, एक्टिविटी इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो ये आप देखो, दोनों का कंपैरिजन देखो, विदाउट कैटलिस्ट एंड विद कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट भी रिएक्शन हो रही है बट कम, और विद कैटलिस्ट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इफ वी हैव टू कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी नीड प्लैटिनम। उसके बिना एयर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है,
ठीक है, लेकिन वो आपस में इस तरीके से मिलके वाटर नहीं बनाएंगे। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करवाना है तो प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, ओनली देन वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ व्हाट? प्लैटिनम, एंड प्लैटिनम इज कैटलिस्ट। Okay. Now, if we talk about different metals, reactants come and stay on its surface. ठीक है, रिएक्टेंट्स आते हैं और चले जाते हैं। अब देखो, कोई भी मेटल किसी एक रिएक्टेंट को तो रिटेन करेगा, हो सकता है दूसरे को ना करे। तो कौन सी मेटल्स हैं जो सबसे रिएक्टिव कैटलिस्ट बनाते हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 तक के जो मेंबर्स हैं, दे आर द बेस्ट कैटलिस्ट। अब देखिए हमारे पास यहां पे दिस इज टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, लेकिन सिल्वर बहुत ही वीक बॉन्ड बनाता है। तो दोनों ही मेटल्स जो हैं, दे आर नॉट सुटेबल फॉर कैरिंग आउट एनी सॉर्ट ऑफ कैटालिटिक प्रोसेस। लेकिन निकल और प्लैटिनम, दे आर द बेस्ट, दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो हम इनको यूज करते हैं, नॉट टंगस्टन और सिल्वर। नाउ अब आपके सामने देखिए रिएक्टेंट सारे के सारे सेम। दिस इज वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो ये बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। सेम रिएक्टेंट्स अगर हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, वी गेट मीथेन and water. This reaction is used for the manufacturing of methane gas. And if the same reactants are made to react in the presence of copper and a couple of zinc oxide and chromium oxide, तो बनता है methanol. It means इन catalyst की tendency है to direct the reaction for the formation of a particular product. इनको यूज करके हम डिजायर्ड डेफिनेट पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, टेंडेंसी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट्स को डायरेक्शन देगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो ये थी एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। नाउ सी, अगर हम सेम रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में करवाते हैं या क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में या निकल की प्रेजेंस में, तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कॉपर डालते हैं तो एकदम से फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिविटी। तो दिस रिएक्शन इज सिलेक्टिव इन नेचर। यू कैन गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग different catalyst for the same reactants. Okay, one more very important class, that is surface selective catalysis known as zeolites. Shape selective catalysis बोलते हैं। तो catalytic reaction that depends upon the structure of the pores of the catalyst and size of the reactant and product molecules is called shape selective catalysis. अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, चाय छानने वाली छन्नी से क्या आप आटा छानते हैं? नहीं। ठीक है, रेत छानने वाली छन्नी से क्या आप आटा छानते हैं? नहीं। तो सेम काम इसका होता है। इट इज हैविंग माइक्रोपोरस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, और इसके अंदर जो भी प्रोसेस है ये एक छन्नी की तरह काम करता है, सीव की तरह काम करता है। बेसिकली दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, silicon oxide, or having huge number of water of crystallization. और ये जो मेटल है हमारे पास, these are specially having charge as on the metal ion sodium, potassium और calcium. And Z is the number of water molecules of hydration. हमारे घरों में जो वाटर फिल्टर होते हैं ना स्टील वाले, उसमें वो कैंडल लगाई होती है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो इसके अंदर देखिए सिलिकॉन्स के अंदर यहाँ पे सिलिकॉन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम लगे हुए हैं, और केटाइंस और वाटर मॉलिक्यूल, केटाइन जो बाहर था सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, वो इन खाली जगहों के बीच में रहते हैं। तो जियोलाइट्स नेचर में हैं,
ठीक है, सिलिकॉन्स, एल्यूमिना, सिलिकॉन्स, ये सारी की सारी चीज़ें नेचर में भी पाई जाती हैं और लेबोरेटरी के अंदर भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। लैब के अंदर देखिए, अगर आप जियोलाइट्स को तैयार कर रहे हैं, यू आर मेकिंग जियोलाइट्स, हीट किया, इसमें जितने भी चीज़ें फंसी हुई थी, वेस्ट गैसेस थी, वो सारी की सारी निकल गई। अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। नाउ इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ जियोलाइट्स। तो ये देखो, आपको बीच में ये जो ब्लिंक कर रहे हैं, ये सीव है, पोर्स हैं। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? अगर रिएक्टेंट का साइज इसमें फिट हो जाता है, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर वो सीधा इसमें आके निकल जाएगा तो रिएक्टेंट रुकेगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि एक्चुअली इट इज अ प्लेटफॉर्म। रिएक्टेंट आएगा, खुद एडजस्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी और वो निकल जाएंगे। तो दीज आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट्स एंड प्रोसेस इज शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। और मैंने बताया था ना, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए हम यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। देयर आर मेनी फार्मास्यूटिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज विच आर यूजिंग zeolites either in the form of medicines or for water purifiers। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। अब जैसे क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन से आप लोअर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हो, हेक्सेन से लोअर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। देन सिंथेसिस ऑफ मोटर फ्यूल्स, व्हीकल्स के लिए जो फ्यूल बनता है उसके लिए भी हम इनको यूज करते हैं। देन जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, इसको हम पोर्स के पोर का साइज कितना है उस हिसाब से हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो दिस इज ZMS5। तो ये किसके लिए यूज करते हैं? एल्कोहल्स को। एल्कोहल की देखो, जब डिहाइड्रेशन होती है तो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो दिस पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर dehydration of alcohols, that is zeolite porosity with 5। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। तो तब तक स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। स्टे होम, स्टे सेफ।